नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बल्लारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाना चाहा तो लंका स्वामी हो गए। यानी समझिए ताले में बंद करने वालों का हाल क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठ के वायदे छिपे हैं। हमारे देश के विकास में देश के आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कांग्रेस ने ना आदिवासी समाज को सशक्त किया और न ही कांग्रेस आदिवासी संस्कृति पर गौरव करने को तैयार है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को भी कांग्रेस ने कभी देश की जनता के सामने नहीं आने दिया। जब बीजेपी ने, मेरे प्यारे साथियों ये बात सुन लीजिए, मेरे दिल में बहुत दर्द है और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार गरीब घर से, जंगलों से आई हुई एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तीरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। बंजारा, लंबानी समाज, वाल्मीकि समाज और दूसरे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के साथी भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने तो आपको अभाव और अपमान के सिवाय कुछ नहीं दिया। टॉयलेट का अभाव, पक्के घर का अभाव, पानी का अभाव, अस्पताल में इलाज का अभाव, शिक्षा का अभाव, बीते 9 वर्षों से आपका ये बेटा जो दिल्ली में बैठा है, आपका ये सेवक इस अभाव को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आज इन परिवारों को पक्के घर में टॉयलेट, घर में बिजली, घर में पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज,
ऐसी हर सुविधा मिल रही है। हमारे वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर पर, जहां निकाय चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। इसी के चलते सीएम योगी काफी एक्टिव हैं और धुआंधार प्रचार कर जनसभा कर रहे हैं। आज भी सीएम ने 4 जनसभाएं की और जनता को संबोधित किया। उस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। हमने 54 लाख गरीबों को पिछले 6 वर्ष के अंदर बिना भेदभाव के एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बनवाया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। और अभी तो दीपावली और होली में उन्हें फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ है, जिसके माध्यम से 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को, भाइयों बहनों, फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। भाइयों बहनों, आज बिजली हर एक को समान रूप से मिलती है। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोपीगंज की तारीख दी थी। और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। भाइयों बहनों, सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा होता। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पूरी तस्वीर बदल गई है। एक नया भारत जिसके बारे में दुनिया की धारणा भी बदली है, दृष्टिकोण बदला है। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज हमारा देश सुरक्षित है, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईआईएम और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही जो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की कोर कमेटी ने एक बैठक कर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। पार्टी लगातार पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रही थी और आज भी नेताओं ने वही आग्रह किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पवार कमेटी के फैसले पर अमल करते हैं, इसे खुद नामंजूर कर देते हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोर कमेटी के संयोजक प्रफुल्ल पटेल ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने वाला प्रस्ताव को बैठक में रखा, जिसे एक सुर में सभी सदस्यों ने नामंजूर कर दिया। वहीं दफ्तर के बाहर आज एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं एनसीपी की बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही पवार के इस्तीफे के नामंजूर करने का
फैसला ले लिया गया। पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारभार संभालना चाहिए। हम जिनके लिए राजनीति में आए हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, वो नेता ही राजनीति से दूर होता है, तो इस प्रकार की अफरा तफरी होती है और इस प्रकार की अफरा तफरी मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में देखी है। इसीलिए जो एक कार्यकारिणी बनाई थी निर्णय लेने के लिए, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था कि फिर एक बार पवार साहब को ही चुने और आप ही पार्टी की लीडरशिप करते रहे। तो ये अच्छी बात है। देश के लगभग सभी प्रमुख विरोधी पार्टी के नेताओं ने, इसमें शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे जी भी है, सभी ने यही भावना व्यक्त की है कि अब देश को आपकी जरूरत है। जिस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है, खास करके अपोजिशन यूनिटी की जो बात चल रही है, उसमें पवार साहब जैसे बड़े नेता है, उनकी बहुत जरूरत है प्रक्रिया में, उस प्रवाह में। अगर पवार साहब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो जरूर असर करेगा। पार्टी का अध्यक्ष होना बड़ी पार्टी का, और जिस पवार साहब जैसा नेता जो गठबंधन के राजनीति का विश्व पितामह उनको माना जाता है, कोई अगर अपने पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। वहीं मणिपुर में हिंसा शुक्रवार यानी आज भी जारी है। सरकार और सेना की कोशिशों के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी इंफाल में आज दंगाइयों ने कार फूंक दी। मणिपुर हिंसा के मद्देनजर पड़ोसी राज्य त्रिपुरा और नागालैंड की सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सहायता के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। वहीं मणिपुर के बिगड़े हालातों को लेकर त्रिपुरा के सीएम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने मणिपुर के गड़बड़ी को देखते हुए त्रिपुरा के निवासियों को 24/7 यानी कि 24 घंटे आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। शुक्रवार को गोवा में विदेश मंत्रियों के स्वागत के दौरान एस जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़ लिए। वहीं पाक विदेश मंत्री भुट्टो ने मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हर रूप से लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा। सीमा पार आतंकवाद को भी रोकना जरूरी है। आतंकवाद से लड़ाई एससीओ के वास्तविक लक्ष्यों में से एक है। वहीं पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। वहीं पहलवानों के प्रदर्शन में भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान सामने आया है। सौरव गांगुली ने कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए।
मुझे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं पता। I think this is not the platform to talk about, and let them fight their battle. So that's what it is. I really don't know what's happening there. I obviously read in the newspapers, and I realize one thing in sports world, that you don't talk about things which you don't have complete knowledge of. So I hope it gets resolved. I think the wrestlers, they win a lot of medals, a lot of bring accolades to the country, and hopefully it will be resolved. I think this is. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। घटना की वीडियो फुटेज के आधार पर सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवार और राहुल बघेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुरुवार दोपहर को तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने के ऐलान से संगठन के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। ऐसे में गुरुवार को जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ रैली निकाली और कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं लाठी डंडों से लैस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर को भी फाड़ दिया। उन्होंने दफ्तर के बाहर लगे ताले को भी तोड़ दिया और टीन के सेट को भी उखाड़ फेंका। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के कोलार पहुंचे। उन्होंने यहां पर चल रहे बजरंग दल बैन, जय हनुमान जैसे मुद्दों को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कांग्रेस के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा और उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए, क्या कुछ तंज कसा, वो भी आपको सुनाते हैं। कि आइन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो भी पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट की इस अंतरिम आदेश को नीतीश सरकार के लिए एक झटका समझा जा रहा है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बुधवार को सुनवाई की थी। इधर रोक लगाते ही राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए। बीजेपी हाई कोर्ट के फैसले को लेकर नीतीश की नियत में खोट बता रही है, तो वहीं राजद रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है, जबकि जेडीयू का कहना है कि जाति सर्वे पर सभी दलों ने मंजूरी दी थी। के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक बार पुनः जातीय जनगणना को अपने फ्रॉडिज्म का शिकार बना दिया। उन्होंने कोर्ट में अच्छे से साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करा सका अपने वकीलों के माध्यम से, और ऐसे ऐसे काउज लगवा दिया जिसके चलते वो जानते थे कि इसको कोर्ट रोक लगा देगी, और वो सियासी वोट के लिए ये काम किए थे कि सांप भी जिन मर जाए और लाठी भी न टूटे।
उनका वोट भी मिल जाए और सियासी फ्रॉडिज्म के शिकार बन जाए। जैसे टीटी अभ्यर्थियों शिक्षकों की बहाली में जिस तरह से किया, उसी तरह से जातीय जनगणना को भी सियासी फ्रॉडिज्म के माननीय मुख्यमंत्री ने शिकार बना दिया और सरकार कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सका, जिसके चलते ये रोक लगा दी। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस समय इसका तय किया गया था उनके साथ थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जातीय जनगणना को भी फ्रॉडिज्म के शिकार बना करके और लोगों के निजता का हनन वाला विषय डाल करके, और इस पर वो जानते थे कि रोक लगेगी, इसलिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते ये रोक लगा है और ये पूरा वोट की राजनीति के लिए इन्होंने फ्रॉडिज्म। वहीं यूरोपीय देश सर्बिया के म्लाडेनोवैक शहर में गुरुवार देर रात एक कार सवार हमलावर ने सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गया था। कई घंटों तलाश अभियान चलाया गया, जिसके बाद वो पकड़ में आया। हमलावर की उम्र 21 साल है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो एक कार में सवार था। उसके पास ऑटोमेटिक गन थी। ये पिछले 2 दिनों में ही होने वाली दूसरी घटना है। इसके पहले 3 मई को राजधानी बेलग्रेड के एक स्कूल में एक स्टूडेंट ने फायरिंग कर दी थी। इससे एक ही क्लास में 9 स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फायरिंग में 14 साल के लड़के ने की थी। वो 7वीं क्लास में का छात्र था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर रखा है। उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच सरेआम मारपीट हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक यूक्रेनी सांसद मारिकोव्स्की को तुर्की की राजधानी अंकारा में एक सम्मेलन के दौरान एक अज्ञात रूसी प्रतिनिधि को घूंसा मारते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब एक रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन के सांसद के हाथ में उनके देश का झंडा छीन लिया। फिर तो गुस्से में आग बबूल हुए। यूक्रेन के सांसद ने इस रूसी प्रतिनिधि को अच्छा सबक सिखाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।